अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मरियम नवाज को पंजाब में लॉन्च कर दिया है। अगर फैसला फॉर्म 45 के ऊपर आया तो पीटीआई की सीट्स जो हैं वो 150 से ज्यादा है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हुकूमत करने वाले कौन है, एमक्यूएम कितना अरसा और हर इक्तदार में हुकूमत में क्यों होती है, यह भी आपके सामने मैं रखूंगा। मुस्लिम लीग ने कितने वजीर आजम अभी तक ला चुकी है, पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा और डिक्टेटर ने जो हमारे मुल्क के साथ किया वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इससे बेशतर कि मैं इन सारी बातों पर आपको तफसीलन आगाह करूं, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये जो एक चूचू का मुरब्बा फिर से बनने जा रहा है, क्या ये ज्यादा देर चलेगा या नहीं, इस हुकूमत को कौन से मसाइल दरपेश होंगे और किस वजह से यह हुकूमत सिर्फ 1.5 या 1 साल चलेगी, इन सारी बातों पर तफसीलन रोशनी डालूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं आपको इस व्लॉग में यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान पर कितना कर्जा है, मरियम नवाज किस तरह इस सारे काम को जो है वो मैनेज करेगी और अगर मैनेज नहीं होगा तो वो किस तरह अपनी पार्टी की रही सही जो जान है उसको भी मुर्दा करने जा रही है। ये सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। गुजारिश है कि यह व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तफसीलन आगाह कर सकूं। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको यह बताता चलूं, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में डिस्कस किया कि नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर अपनी बेटी को लॉन्च कर दिया और यह लॉन्च जो है उन्होंने तब किया है जब नून लीग पर एक ऐसा वक्त है जब उनका बयानिया भी नहीं बिक रहा, नवाज शरीफ बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं, नून लीग पर एक बड़ा ही सख्त टाइम है और हमेशा यह बात याद रखी जाएगी कि मरियम नवाज तब वजीर आला बनी थी जब उनके पास मैंडेट भी नहीं था और जो मैंडेट था वो भी चोरी शुदा मैंडेट था। यानी यह बात सुनहरे हरूफ में लिख दी जाएगी कि मरियम नवाज इक्तदार चोरी करने के बाद वजीर आला बनी थी। और यह सारी बात अब मरियम नवाज अवामी मसाइल से और तमाम जो आइंदा आने वाले उनको दरपेश मसाइल होने हैं उनसे बेखबर सिर्फ इस बात पर तवज्जो दे रही है कि उन्होंने अपना ओथ लेते हुए, अपना वजीर आलाशिप का हलफ लेते हुए ड्रेस कौन सा पहना है, जिसकी अहम जिम्मेदारी हिना भट्ट साहिबा को और मरियम औरंगजेब साहिबा को दे दी गई है। और जो दोनों कनीजें हैं वो इसी काम में लगी हुई है कि मरियम को हम नवाज दें, मरियम को किसी तरीके से हम वजीर आलाशिप से नवाज दें। सिर्फ इस तरह कहानी आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर फैसला फॉर्म 45 पर किया गया, अगर अदालतें जो हैं वो सरीहन इस बात पर फैसला दे देती हैं तो फिर पीटीआई की सीट्स जो है वो उनमें बड़ी हद तक जो है वो वाज़िया इजाफा हो जाएगा। अभी जो इंटरनेशनल मीडिया और जो फॉर्म 45 के तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 170 सीटों पर जो है वाज़िया मैंडेट और अक्सरियत के साथ मौजूद है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतनी सीट्स जिताई जाए। और दूसरी तरफ सारे जजेस एक जैसा फैसला भी नहीं करेंगे। मैं आपको यह भी बात बताता चलूं कि जहां तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले आएंगे वहां तहरीके इंसाफ के हक में भी फैसले आएंगे, क्योंकि सारे जजेस एक जैसे नहीं हैं, सारे नून लीग के उस तराजू में बैठने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जमीर जागेगा, कोई ना कोई एक न्यूट्रल फैसला आपके सामने आएगा। जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर आपने यूं ओहदों की बंदरबांट करनी होती है तो बंद कमरों में ही हुकूमत बांट लिया करे। क्या फायदा है इस तरह के इंतखाबात में जिसमें एक भी हल्के का आप दुरुस्त फैसला ना कर पाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं आपको यह बताऊंगा कि हुकूमत में आने वाले लोग कौन है, बिलावल का किरदार क्या है और एमक्यूएम हमेशा क्यों इक्तदार में रहती है। बिलावल भुट्टो इससे पहले जिस तरह वो अपने इंतहाबी कंपेन के दौरान जिस तरह वाह-वाह करते रहे हैं कि एक नई जनरेशन का मैं
जो रहनुमा हूं, मैं अपने आप को लेके आना चाहता हूं, ये बुजुर्गों की सियासत को खत्म करना चाहता हूं और मैं नवाज और शहबाज को साइडलाइन करके यूथ की आवाज बनना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो साहब, आप ये मैंडेट लेके आए हैं। आपने तहरीके इंसाफ के नौजवानों को कहा था कि मुझे वोट डालें ताकि यूथ का एक मेंबर सामने आए, ताकि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को साइड लाइन करूं। तो हजूरे वाला, आप साइड लाइन नहीं कर रहे। आपने अब की बारी वोट ले लिए, लेकिन अगली बारी आपको वोट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार फिर आप बिक गए हैं, फिर आप यजीदों के साथ बैठ गए हैं। फिर से आपने वही अवाम के, उन्हीं जो अवाम के वो सारे तहफुजात थे, आपने उनको फिर से, उनके जो उनके खदशात थे, आपने उनका तदारुक नहीं किया, बल्कि आपने उनमें इजाफा कर दिया। तो अगर आप, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं, एमक्यूएम पर रोशनी डालें, मुस्लिम लीग के 5 वजीर आजम अभी तक आ चुके हैं, पीपल्स पार्टी के 4 वजीर आजम आ चुके हैं। डिक्टेटर इतने अरसे तक हुकूमत में रहे हैं, लेकिन पीटीआई सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 साल गवर्नमेंट में रही है। तो अब अगर अभी तक ये सारे मामला आपसे नहीं हुए, तो फिर आगे जाके भी हुजूरे वाला आपसे कुछ नहीं होने वाला। एमक्यूएम क्या करती है? हर दफा इक्तदार में रहती है। इस वक्त जिस तरह कामरान टसोरी को लाया गया, मैं आपको बताता चलूं, ये एमक्यूएम को भी नहीं था पता कि गवर्नरशिप के लिए कामरान टसोरी साहब आ रहे हैं। और फिर जिस तरह उनको लगाया गया, फिर जिस तरह सारी एमक्यूएम को एक छतरी के नीचे जमा किया गया, और फिर एमक्यूएम को भी मानना मजबूरी बन गया कि हम सब एक हैं, क्योंकि जिस बंदे की कराची सेक्टर में ड्यूटी लगाई गई थी, उसको यह टास्क सौंपा गया था कि आपने वाज़ेह अक्सरियत दिलानी है एमक्यूएम को, और फिर हम एमक्यूएम को अपने मुताबिक डील करेंगे। फिर हम जहां चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, और जहां चाहेंगे, जिसकी चाहेंगे हुकूमत बनवा देंगे। अब नाज़रीन, मैं आपको यह बताता चलूं कि पीटीआई भी 3.5 साल इक्तदार में रही। कोविड बेशक इनकी गवर्नमेंट में रहा, इनको बड़े ऐसे मुसाइब का भी सामना रहा, लेकिन उसके बावजूद जो तरक्की की शरह थी वो 6% थी। महंगाई जो थी वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट में 40% से तजावज कर गई, जो इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत कम थी। अब शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को खाना दूंगा, आटा दूंगा, तो जुरे वाला, आपको आईनी तौर पर, आपको सियासी तौर पर, आपके जो तमाम करप्शन थी, अवाम ने आपको सियासी तौर पर नंगा कर दिया कि आपने ये काम किए हैं, और ये आपने इस तरह जो है वो हमारा जो खून चूसा है और करप्शन की है। अब इस जो गवर्नमेंट को जो आ रही है, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी होंगे, जिसमें गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी को होगा, जिसमें जो स्पीकर असेंबली है वो नून लीग का होगा, सेनेट का चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, जिसमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज होगी। अब उसमें क्या होने जा रहा है? अब उसमें मसाइल ही मसाइल हैं। मरियम नवाज को इतनी मुश्किल सूरत हाल में लॉन्च किया गया, जिसमें उनकी जो तनजली है, उनका फ्लॉप होना है, अटल है। क्यों? मसाइल क्या है? पहले तो इस गवर्नमेंट की कोई अखलाकी हैसियत नहीं है, इसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अवाम के अंदर जो अदम एतमाद है वो किस तरह बहाल किया जाएगा, दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, महंगाई है, कर्जों की अदायगी है। अब इतने ज्यादा टास्क होने के बावजूद अगर मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च किया गया है, तो फिर शहबाज शरीफ ने यह मशवरा इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि मरियम नवाज इससे पहले कि वजीर आजम का ख्वाब देखे, वो वजीर आला शिप में ही जो है वो खत्म हो जाए, और ये इसका इक्तदार का आखिरी जो है वो इनका एक ख्वाब हो, और ये ख्वाब भी चकनाचूर हो जाए। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा है 65,199 अरब पाकिस्तान का खर्चा जो है वो कर्जा है। अब जो 2023 में लिया गया कर्जा है वो है 14,000 अरब। 14,000 अरब जो है वो 2023 में लिया गया, और मजमूई तौर पर है
वो 131 अरब डॉलर, यानी कि मैं डॉलर्स में बता रहा हूं कि 131 अरब डॉलर जो है वो ये कर्जा जो है वो अभी पाकिस्तान पर है। अब जो अंदरूनी कर्जे हैं, ये बैरूनी कर्जों की बात की, अंदरूनी कर्जे जो है वो 4200 अरब जो है वो इतने 4200 अरब रुपया जो है वो अंदरूनी कर्जा जो है वो पाकिस्तान पर है। अब इतना बड़ा कर्जा जो है जब आप पर होगा तो वो फिर किस तरह आप जो है वो सारे मामलात को टैकल करेंगे। उससे पहले आपने जून 2024 में एक बड़ी किस्त अदा करनी है आईएमएफ की, वो कहां से अदा करेंगे वो, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 16 अरब डॉलर मौजूद है, लेकिन जो किस्त है उसके बाद दरामदाद है, वो किस तरह आप सारे काम को कर पाएंगे। अगर आप ये कर्जे अदा करते हैं तो क्या होगा कि जो पाकिस्तान की तरक्की है उसको ब्रेक लग जाएगी, रुपए की कदर में कमी आ जाएगी, बेरोजगारी में इजाफा आ जाएगा, महंगाई में इजाफा आ जाएगा, और उसके बाद जो दिन ब दिन इकोनॉमी पाकिस्तान की गिरती जाएगी, डॉलर सर उठाता चले जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, ऑपोजिशन बड़ी मजबूत है। और आप इंटरनेशनल मीडिया ये जान चुकी है कि ये मामला तो रिग है, ये इलेक्शन जो है वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शन था, लेकिन इस कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बावजूद अवाम निकली, उसने वोट डाले, और इस सारे मामले को मैनेज करने के बावजूद पीटीआई की सीट सबसे ज्यादा है। और जो इंटरनेशनल मीडिया, सीएनएन, बीबीसी, अल जजीरा और दूसरे अहम जो मुमालिक हैं, उन जो अहम इंटरनेशनल मीडिया है, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपने किस तरह खानदानी सियासत को फरोग दिया और किस तरह आप एक जीती हुई पार्टी के मैंडेट को छीन कर गवर्नमेंट बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी जो एक शिकवा किया कि इमरान खान मिलना नहीं चाह रहे। अब आपको एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमरान खान चोरों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि फिर ये चोर ही मिलकर गवर्नमेंट बना लें, और शहबाज शरीफ बेशक सारे काम को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट में नून लीग का बेड़ा गर्क किया, इंतहाबी सियासत, अपनी मुल्की सियासत का बेड़ा गर्क किया, मेरा नहीं ख्याल कि अब नून लीग का फिर से इक्तदार का सूरज बुलंद हो, बल्कि ये आखिरी इक्तदार है जिसमें नून लीग इक्तदार में आएगी, लेकिन बुझी बुझी, डरी डरी, सहमी सहमी, क्योंकि कभी भी इक्तदार का ये कलीन जो इनको इक्तदार में लेकर आए हैं, कभी भी इक्तदार का कलीन उनके पांव से खींच दिया जाएगा, और ये नून लीग जो अभी नून लीग थोड़ी सी बच गई है, ये भी खत्म हो जाएगी, और फिर हम कहा करेंगे एक नून लीग हुआ करती थी। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।